स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि है चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 5.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट और 5.1 का सॉल्यूशन दोनों ही हो चुका है। उन दोनों ही वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। अगर आपने 5.1 नहीं समझी अच्छे से तो प्लीज पहले जाके 5.1 को क्लियर करिए, क्योंकि 5.2 जो है वो 5.1 से ही अटैच्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है दोनों की दोनों एक्सरसाइज। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम जो भी चीज कवर करेंगे उसके अंदर 5.1 का जो है वो काफी ज्यादा जो उसके टर्म्स होंगे वो यहाँ पर भी यूज होने वाले हैं। तो इसलिए पहले उस चीज को आप कवर करिए। तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकर्स। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी एक एपी का nth टर्म, यानी कि जैसे मान लो फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, ठीक है, 15th टर्म, कोई सा भी एक टर्म बोल देंगे कि कोई एक एपी गिवन है और इसका आप लाइक 15वां टर्म फाइंड करो, ठीक है, 25वां टर्म यानी कि 25th टर्म, ठीक है। तो nth टर्म का मतलब यही होता है, ठीक है, कि कौन सा एक टर्म हमसे पूछ लेगा किसी भी एक एपी का। मान लो हमसे ये हमारे पास में एपी है और हमसे इसका पूछ लिया कि आप इसका लेट्स सपोज 10th टर्म बताओ, 10वां टर्म क्या है। तो आप यहाँ से काउंट करोगे, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ टर्म है, ये एट्थ टर्म है, ठीक है, ये नाइन्थ टर्म है और ये रहा हमारा 10th टर्म, ठीक है। तो बेसिकली जो 10th टर्म है वो ये है। तो क्या ऐसे फाइंड करोगे 10वां टर्म, 10 बार लिखोगे फिर फाइंड करोगे, या फिर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां टर्म ये है। क्या ऐसे फाइंड करोगे? मान लो ये तो 10 है, कहीं पर मान लो ऐसे 100 हो, 500 हो, तब कैसे फाइंड करोगे कि ये कौन सा टर्म है? समझ में आ रहा है बात को? और मान लो कहीं ये एपी इस तरह से लिखी हो 5 8 11 देन डॉट 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 29 एंड 32, बीच की गिवन ही ना हो, तब कैसे फाइंड करोगे? क्या पहले आप इनको ऐसे करके लिखोगे कि भाई दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, 3 और 3 है, तो सबके अंदर 3 ऐड करके लिख दो। 11 के अंदर 3 ऐड होगा तो 14 आएगा, 14 के अंदर ऐड होगा तो 17 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 23 आएगा, 26 आएगा। ऐसे लिखोगे क्या? ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। ये तो चलो छोटी सी है तो इसके लिख लिया। कहीं पर ज्यादा लिखा हो, लो भी 2 5, ठीक है, और उसके बाद में लिखा हुआ लेट्स सपोज 300, 3 का गैप हो रहा है तो फिर 298 आ जाए, ऐसे करके हो तो क्या सबके बीच का लिखोगे पूरा एक्सपेंड करके? नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर मेथड क्या लगाते हैं, क्या यूज करते हैं बताता हूँ। देखो जैसे हमसे 10वां टर्म पूछा गया है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो? 10th टर्म, 10th वाला टर्म आप कैसे निकाल सकते हो? फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं 5 और उसको प्लस कर देते हैं। 10वां टर्म पूछा गया है ना, तो 10 में से एक माइनस करेंगे 9 और उसके मल्टीप्लाई कर देंगे इनका जो भी डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे ये डिफरेंस है ना 3 का, पॉजिटिव 3 का डिफरेंस है, तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो कैसे 10वां टर्म निकलता है। 9 3 जा 27 प्लस 5 कितना आ गया? 32। तो आप ऐसे 10वां टर्म निकालोगे, ठीक है, इससे ऐसे करके निकालोगे 10वां टर्म, 10th टर्म, ठीक है। मान लो यही एपी है, ठीक है, इसी का आप पूछ ले कि इसका लेट्स सपोज आप 10वीं की जगह इसका 20वां टर्म बताओ, है ना, या 21 टर्म बताओ, तो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो उसको, ठीक है। जैसे मान लो इसी एपी का या फिर कोई दूसरी एपी है, लेट्स सपोज दो का गैप ले लेते हैं, 4 6, और ये कोई एपी चलती जा रही है, ठीक है, लास्ट में खत्म हो रही है 200 के ऊपर, ठीक है। और पूछ लेते हैं इससे कि इसका 100th टर्म बताओ। आपको पता है देखो इसका 100 टर्म्स क्या होगा, ध्यान से देखो, 200 ही होगा इसका 100 टर्म्स, है ना, क्योंकि दो दो का गैप है, ठीक है। तो 200 तक की काउंटिंग में अगर दो दो का गैप है सबके अंदर तो 100 टर्म्स हो जाएंगी टोटल, ठीक है। लेकिन आप फिर भी इसको निकाल कैसे सकते थे 100 टर्म्स को? वही पहला टर्म जो है 2 प्लस जितने टर्म्स पूछे गए उसका एक कम, 100 टर्म्स पूछे गए तो एक कम कितना होगा? 99 होगा कि नहीं होगा? 99, या ऐसे करके लिख लेते हैं, ये लो 100 -1, ठीक है। और जो भी इनका आंसर आया यानी कि 99, उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें किससे? इनके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 2 से, समझ रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो ये हो जाएगा 99, 99 का डबल क्या होता है? 198, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 200। तो 100 सम्स को आप ऐसे करके निकाल सकते थे यहाँ से।
समझ रहे हो? अब आपसे एपी का कुछ भी पूछ ले, इसी एपी का मान लो, इसी एपी का 100 की जगह मान लेते हैं, लेट्स सपोज 50th टर्म पूछ ले इसका, कि भाई 50वां टर्म बताओ उसका क्या होगा 50th टर्म, तो वो भी निकाल सकते हो आप। पहली टर्म प्लस और 50 माइनस 1 करेंगे हम, जितनी टर्म पूछी गई है उसका एक कम इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म हम पहले ही ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इंटू जो डिफरेंस है 2 का, तो 50 माइनस 1 49, 49 का डबल होता है 98, 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा 100, यानी कि इस एपी का 50th टर्म क्या है 100। सो समझ में आ रहा है? तो देखो ये तो थी कैलकुलेशन बेस्ड फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला कैसे बनता है देखो, ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया, ठीक है, कि भाई पहली टर्म जो है वो रहने देते हैं, उसको सीधा डायरेक्ट ऐड करेंगे क्योंकि पहली टर्म कुछ भी हो सकती है। उसके बाद में जितनी भी टर्म्स हैं, अगर हमें कोई सा भी टर्म्स पूछे कि 100 टर्म्स निकालो या 20 टर्म निकालो, तो उसमें से एक कम कर दो क्योंकि पहली टर्म हमने पहले ही ऐड कर ली है, ठीक है। और जितनी एक कम करके टर्म्स आती है उसको हम डिफरेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है, यहाँ यहीं से फॉर्मूला बन जाता है। देखो यहाँ पे दो क्या था, यहाँ पे 100 सम्स क्या आती है 100 सम्स, इसको हम मान लेते हैं ए एन, ठीक है। क्या मान लेते हैं ए एन का मतलब जैसे मान लो, देखो ये है क्या है, ये ए फर्स्ट है, ये क्या है ए फर्स्ट, ये ए सेकंड, ये ए थर्ड, ये ए फोर्थ, ऐसे करते 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 ये क्या है ए टेंथ। मतलब इस एपी की जो 10वीं टर्म है वो कितनी है 32, तो वो लिख देते हैं हम यहाँ पर ए एन, ठीक है। ए एन यहाँ पर क्या है nth टर्म है, क्या है nth टर्म, समझ में आ रहा है? अब देखो ये 100 टर्म्स की जगह हम क्या लिखेंगे ए एन लिखेंगे, इक्वल्स दो की जगह क्या लिखेंगे, दो क्या है यहाँ पर, दो क्या होती है पहली टर्म, और पहली टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बता चुका हूँ। फिर प्लस 100 माइनस 1, 100 क्या है यहाँ पे, 100 क्या है यहाँ पे, 100 है यहाँ पे एन है 100 यहाँ पे, क्योंकि हमसे कोई भी टर्म पूछ लेगा। अभी यहाँ पे इसने 100 टर्म पूछी थी तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था 100, लेकिन फॉर्मूले के अंदर हम क्या लिखेंगे उस 100 को लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे एन, और फिर माइनस 1, यहाँ पे एन क्या होगा भाई, जितनी टर्म पूछी गई 20 टर्म पूछी गई है कि भाई 20वीं टर्म बचाओ, 20वीं टर्म बताओ कौन सी होगी, 20वीं है ना, 20th टर्म कौन सी होगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 एन की जगह। 10th पूछेगा कि भाई 10th टर्म कौन सी है, तो हम एन की जगह क्या लिखेंगे 10, ठीक है। माइनस 1 क्योंकि हम एक कम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 क्या था यहाँ पे डिफरेंस था, 2 क्या था यहाँ पे डिफरेंस था, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी। तो ये फॉर्मूला जो है वो बेसिकली एक कैलकुलेशन ही है। जितने भी फॉर्मूले हैं दुनिया के वो सारे के सारे एक कैलकुलेशन पे आके रुक जाते हैं, और यानी कि अब जो कैलकुलेशन आपकी इजी हो चुकी है और यहाँ से सारी चीजें हो जाएंगी, बस इसी कैलकुलेशन के अंदर वैल्यू पुट करो, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ से हमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले के अंदर रखकर आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मान लो हम 3 की टेबल ले लेते हैं, 3 की टेबल, लेट्स सपोज ये 3 की टेबल होती है, 3 6 9 ऐसे चलती रहती है। हम मान लेते हैं कहीं पे खत्म ही नहीं कर रहे हम, ठीक है, हम यहाँ पे कहीं पे खत्म नहीं कर रहे इसको, इन्फिनाइटली चल रही है ये। अब इसी एपी का पूछ ले आपसे कि आप इसका बताओ 100 टर्म्स क्या होगा, तो आपको पता है 3 का 100 टर्म्स आपको पता है क्या होगा 300 होगा, ठीक है। तो हम 300 इससे भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ये तो 100 पूछा गया इसलिए हमने निकाल लिया, 300 वर्बली हम निकाल सकते हैं, 300 होने वाला 300, ठीक है। लेकिन अगर 100 की जगह जैसे मान लो 91 पूछ ले कि भाई 91 टर्म्स क्या होगा, आपको एन दे दिया कि भाई 91 टर्म बताओ, कि अगर हम 3 की टेबल लिखें तो 91 यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं 91, 91वें नंबर पर कौन सी टर्म्स आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी 91वें नंबर पर, ठीक है, 91 टर्म के ऊपर, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं उसको ए एन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ए की जगह लिख देते हैं पहली टर्म यानी कि 3, प्लस एन की जगह लिख देते हैं यही 91 माइनस 1, और डिफरेंस क्या है इनका, जो भी डिफरेंस होगा वो लिख देंगे निकाल के, ठीक है। तो डिफरेंस है इनका 3। अब देखो यहाँ पे 91 में से बन जाएंगे तो बचेगा 90, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, ये आ जाएगा 270, 270 प्लस 3 कितना आ जाएगा 273। तो ए एन क्या आ गया, यानी कि 91 टर्म कितनी आ गई, 91 टर्म कितनी आ गई हमारी 273। समझ में आया? तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखो कितने स्टेप के अंदर, 1 2 3, 2 स्टेप के अंदर हम यहाँ से 2 3 स्टेप के अंदर यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी सेम फॉर्मूले का एक और यूज होता है, अभी हमसे क्या पूछा गया था ये कि भाई ये बताओ ये क्या है ए एन, मतलब भाई 91 टर्म्स क्या आएगी यहाँ पे, तो हमने ये निकाली, इसकी वैल्यू हमने निकाली यहाँ से, ये 273 क्या निकाली 273 निकाली इसकी वैल्यू। और जबकि हमें क्या क्या चीजें गिवन थी, ए हमें गिवन था, एन हमें गिवन था, और डी भी हमें गिवन था। अब देखो इसके अंदर क्या 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 चीजें, अब ये फॉर्मूला बन चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हर 4 चीजें है ना,
1 2 3 4, इन 4 में से कोई सी भी 3 चीजें आपको गिवन हो सकती है, कोई सी भी 3 चीजें, और बोलेगा कि फिर वो चौथी वाली जो गिवन नहीं है उसको निकालो। ठीक है, तो अब आपको वही सब सीखना है, इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको काम करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं एन जो है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये वाली टर्म ये गिवन हो, जैसे इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पर देखो यही वाली एपी ले लेते हैं, कौन सी वाली ले लेते हैं, चलो ये वाली एपी ले लेते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि भाई 32 जो है वो इसकी 10वीं टर्म है या फिर नहीं है, हमें ये नहीं पता कि 32 जो है वो इसकी 10वीं टर्म है या फिर नहीं है, हम इस बारे में नहीं जानते, लेकिन हम इसको निकालेंगे 32 की मदद से कि ये 10वीं टर्म है इसकी। देखो कैसे, भाई इसके अंदर लास्ट टर्म ये ए एन गिवन है, हमें कितना है 32, क्योंकि 32 निकालना है ना हमें कि भाई इस एपी की जो 32 है, जो 32 है वो कौन सी टर्म है इसकी, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकलता है, ए एन निकलता है, और ए एन क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू एपी की एक ऐसी वैल्यू जो एन की वैल्यू हो, मतलब 10वां टर्म हो या 11वां टर्म हो या 12वां टर्म हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर देखो ए एन गिवन है, तो ए एन की जगह लिख देते हैं हम 32। ठीक है, यहां तक सही है। ए यानी कि पहली टर्म भी गिवन है, वो कितनी है 5, प्लस क्या एन गिवन है, नहीं एन हमें गिवन नहीं है कि भाई एन तो हमें निकालनी है ना कि 32 कौन सी टर्म है इसकी, 32 जो है वो इस एपी की कौन सी टर्म है, पहली है, दूसरी है, 10वीं है, 12वीं है, 20वीं है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो डी हमें गिवन है, डी कितना है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप इस 5 को यहाँ पे ले जा सकते हो और इसको माइनस का कर सकते हो, ये माइनस होकर आ जाएगा 27। यहाँ तक चीज क्लियर है। अब इसको देखो n माइनस 1 इंटू 3, अब इस 3 को नीचे डिवाइड का कर दो, यहाँ पे ले आओ, 3 मल्टीप्लाई में है ना तो डिवाइड का कर दो, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके होगा डिवाइड का, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, इसके ब्रैकेट सॉल्व कर दो, ब्रैकेट हटा दिया, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, बाहर कुछ चीज है नहीं। अब इस 1 को यहाँ पे किस क्या है, 1 माइनस का है, 1 को उस तरफ ले चलते हैं तो 1 हो जाएगा प्लस का, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ से 10 आ गई कि नहीं आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि 32 जो है वो क्या है, 32 वाला जो नंबर है वो इस एपी का 10वां नंबर है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पर है, 10वीं पोजीशन के ऊपर है, 10th पोजीशन के ऊपर है, 10th टर्म का मतलब पोजीशन से भी समझ सकते हो आप। ठीक है, कि अगर सीक्वेंस में लगाएं तो 10th नंबर पर आएगा 32। ठीक है, और भी चीजें मैंने आपको बताई इस फॉर्मूले के अंदर, और भी चीजें हाइड करी जा सकती है। लेट्स सपोज डी को हाइड कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, यही हमारी एपी है, इस एपी के अंदर देखो अब क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, इस बार हमने डी को हाइड कर लिया, लेट्स सपोज, तो हमें ए एन गिवन है, ए एन गिवन है 32, एन गिवन है 10 और ए गिवन है जो कि है 5। तो हमसे पूछा गया है कि डी की वैल्यू निकालो, डी क्या होगा, तो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। देखो ए एन हो गया 32, ए की वैल्यू हमें गिवन है 5 प्लस एन की वैल्यू है 10 माइनस 1 और डी हमें गिवन नहीं है। अब देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, 5 को सबसे पहले इधर ले चलते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 डी, ये हो जाएगा देखो 27, और ये हो जाएगा देखो डी की मल्टीप्लाई 10 से कर दो, सॉरी 10 में से 1 माइनस कर दो 9, और 9 की मल्टीप्लाई डी से कर दो, तो ये हो जाएगा 9d। अब देखो 9 को इधर ले आओ, डिवाइड कर दो, तो 9 3 सा होता है 27, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3। डिफरेंस देखो हमारा 3 था कि नहीं था, जो डिफरेंस था इस एपी का वो कितना था, 3 था। देखो समझ में आ रही बात, यानी कि डी को भी पूछा जा सकता है। जो 4 चीजें, उन 4 में से हमेशा 3 चीजें गिवन होंगी, नहीं तो उन 3 चीजों के हिंट गिवन होगी। ठीक है, तो और कोई सी भी एक चीज पूछ लेगा, जो 3 चीजें गिवन है उसके अलावा जो एक चीज गिवन नहीं है वही चीज पूछ लेगा आपसे। समझ लो, तो आपको इस फॉर्मूले के साथ में खेलना आना चाहिए कि ये जो कोई भी फॉर्मूला होता है उसके अंदर अगर 3 चीजें हैं तो 3 में से हमेशा आपको 2 चीजें गिवन होगी और एक आपको फाइंड करनी पड़ेगी, उसी फॉर्मूले की मदद से वो निकल जाती है। ठीक है, यहाँ से आपको ए की वैल्यू भी निकाली पूछी जा सकती है कि भाई ए की वैल्यू फाइंड करो, ए क्या होगा, पहली टर्म क्या होगी, तो आप वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। समझ में आया, जैसे देखो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, इस बार हमें सब चीजें गिवन है एक्सेप्ट ए, तो इसी फॉर्मूले में मैं पुट कर देता हूँ। देखो ए एन की जगह लिख देते हैं 32 इज इक्वल्स टू ए हमें नहीं पता, एन हमें पता है 10 है, 10 माइनस 1, और डी भी हमें पता है कितना है 3। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू देखो कैसे 5 आती है, 10 में से एक जाएगा बचेगा 9, और 9 3 क्या होता है 27। ठीक है, अब इस 27 को इधर ले चलो और ये हो जाएगा माइनस का 27। तो देखो ए की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई 5। समझ में आ रही बात, क्या बोला गया यहाँ पे, ए की वैल्यू निकाल लिया आपने। तो यहां से हम 4 चीजें निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। पहली चीज क्या है, फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एक एपी की
कोई भी एक टर्म पूछ लेंगे, 10वीं 11वीं 12वीं 15वीं 16वीं टर्म निकालो, आप पोजीशन निकालो, ठीक है। दूसरा ये पूछ लेगा किसी एक एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं, किसी एक एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ एपी, एक एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं, ये चीज पूछ लेगा। जैसे देखो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, ये यही पूछ रहा है कि भाई एन निकालो, ये जो लाइन है इसका मतलब यही है कि एन निकालो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारी एपी थी 2 4 6 और ये 200 पे खत्म हो रही थी, किस पे खत्म हो रही थी, 200 पे, 200 पे। तो पूछेगा कि 2 से लेकर 200 तक ये कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 50 हैं, 100 हैं, कितने हैं, आपको पता है ये 100 ही नंबर्स हैं, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 100 टर्म्स है इसके अंदर टोटल, ठीक है। और ये 100 टर्म्स आप कैसे निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले से, ये 100 टर्म्स का मतलब यही है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, देखो भाई 100 भी टर्म्स क्या होगी, ये होगी 100 भी टर्म्स, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि ये 100 भी है या फिर नहीं है, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 100 भी टर्म क्या होगी, ये होगी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ए एन हमारा यही होगा, ए एन तो यही होगा ना, ये लास्ट टर्म है, यही तो लास्ट टर्म है भाई, ये शुरुआत की है और ये लास्ट की है, और इन दोनों के और इन दोनों और इन दोनों के बीच में आने वाले सारे टर्म्स के नंबर पूछ रहा है वो, कि कितने कितने आएंगे, इन सबके बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, है ना। तो हमें ये तो पता नहीं, जिन लास्ट में ये है, तो लास्ट में ये है, तो हमें पूछा गया बेसिकली कितनी टर्म्स है ये निकालो, या फिर इसका मतलब ये भी है कि आप ये निकाल दो कि जो 200 है वो उसकी, जो 200 है वो इस एपी का कौन सा टर्म है, 200 का जो एन मतलब जो 200 है वो कौन सा टर्म है इस एपी का, जो 200 है वो इस एपी का कौन सा टर्म है, इसकी पोजीशन क्या है ये पूछा गया है, क्योंकि वो लास्ट टर्म है, क्योंकि वो क्या है, एक लास्ट टर्म है। और अगर ऐसे में जब ये लास्ट टर्म होता है ना, जब ये लास्ट टर्म होता है और पूछे कि पूरी एपी में कितने टर्म्स है ये बताओ, तो लास्ट टर्म की ही वैल्यू बता लो कितनी है ना भाई, 200 टोटल जो है वो लास्ट में क्या कौन सा टर्म्स है, 200 है, 200 की पोजीशन क्या है, 100 है, तो इसका मतलब क्या पूरी एपी में भी 100 टर्म्स है। समझ में आ रही बात, जैसे आपसे पूछ ले भाई ये पूरी एपी है, ये वाली एपी 5 8 11 32, और आपसे पूछे कि भाई आप ये बताओ कि 32 जो है वो कौन सा टर्म है इसका, तो आप बता दोगे कि ये इसका 10वां टर्म है, 10th टर्म है इसका, बता दोगे कि नहीं बता दोगे। और अगर ये पूछ ले इस पूरी एपी में कितने टर्म्स है, तब भी तो आंसर 10 ही आएगा, तब भी तो आंसर 10 ही आएगा। और वो 10 को आप कैसे निकाल सकते हो, ए एन की जगह अगेन 32 रख के, तो वो एक ही बात होती है, समझ में आ रहा है, एक ही बात होती है वो। जैसे इससे ऐसे करके निकाल लेंगे हम, हमें nth टर्म निकालना था ये रहा, ऐसे करके निकाल लेंगे हम इसको कि भाई टोटल टर्म्स कितनी है सीपी के अंदर, लास्ट टर्म रख दी 32 है लास्ट टर्म, और बस निकाल ली कि भाई लास्ट टर्म की जरूरत है हमें यहाँ पे। हाँ अगर ये पूछ ले इसके अंदर कि भाई 23 तक में 32 मतलब 5 और 33 के बीच में कितने टर्म्स है, तब आप यहाँ पर लास्ट टाइम नहीं लिखोगे, तब आप यहाँ पे 23 लिखोगे। समझ में आया। तो यहाँ से एन की हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, एक एपी के अंदर कितने टर्म्स है, उसका मतलब क्या है, लास्ट टर्म को आप ए एन मानो, जो लास्ट टर्म है उसको आपको ए एन मानना है, ठीक है। और उस ए एन मानकर ही इस फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू को, और आपका आंसर आ जाएगा एन की वैल्यू। समझ में आ रहा है। अब देखो जितना अपन ने यहाँ पर सीखा है ना इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ 4-5 एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल को करने के बाद में आपके जो बाकी के डाउट्स होंगे जो भी थोड़े बहुत, वो सब भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज अब जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं उन एग्जाम्पल को आप खुद से भी करने की सोचना, खुद से भी करने की देखना कि भाई बुक के अंदर सोल्यूशन लिखिवन होता है एग्जाम्पल का, तो आप एक बार उसको खुद से भी करने की कोशिश कर सकते हो वीडियो को पॉज कर, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो फिर वैसे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है मेरे हिसाब से, तो फिर भी एक बारी मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, और आपको कुछ डाउट्स होंगे ना अगर, तो वो आपको यहीं समझ में आ जाएंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सॉल्यूशन वाली वीडियो को मत देखना, आप सीधा आपने एग्जाम्पल समझ लिया, आप एग्जाम्पल के बाद में एक्सरसाइज करना चालू कर देना, ठीक है। 50 to 8 मैं कह रहा हूँ 80% क्वेश्चन आप खुद से ही कर लोगे, ठीक है। एक दो ट्रिक होगी, एक दो लैंग्वेज अलग होगी, वो सब आप टैकल कर लोगे अगर, तो आपसे 100% क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज 70 to 80% तो आपसे हो ही जाने हैं, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल है उनको देखते हैं पहले। देखो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 3 को समझते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी, कोई एक एपी है 2 7 12 वो नेवर एंडिंग है, लेकिन हमें केवल इसका 10वां टर्म फाइंड करना है। तो बस वही आप सबसे पहले यहाँ पे डिटेल लिख दो, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए आएगा आपका 2, ठीक है। डी कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 यानी कि 5। बस दो चीजें चाहिए हमें फॉर्मूले में, एन हमसे पूछा गया है, एन टर्म क्या है, तो वो एन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लिख दो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमसे हमें निकालना है, ए की वैल्यू है 2, एन हैगा 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 5 यानी कि 45, 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ से ए एन कितना आ गया 47, ठीक है। तो थर्ड का आंसर क्या था 47, 10वां टर्म पूछा तो 10वां टर्म कौन सा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ एग्जांपल देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 इज, ये 15 नहीं है ये इज है, ठीक है।
इज -81। जैसे देखो आपको पता है ये डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है -3 का। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, कहीं ना कहीं पे माइनस होगी, नेवर एंडिंग है, इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जाएंगे तो माइनस में जाएगी। तो माइनस जब 81 आ जाएगा तो पूछा गया है कि ये जो है वो कौन सी टर्म है। ठीक है, ये जो है वो कौन सी टर्म है इसकी, यानी कि यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन के अंदर, ए एन होगा ये हमारा, क्या होगा, ए एन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ए एन गिवन है -81। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 21, और डी कितना हो जाएगा, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, 21 में से 18 माइनस मत करना। ठीक है, कि भाई 21 तो बड़ा है, उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो, ऐसा नहीं होता। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो 18 में से माइनस करेंगे 21 को, तो आंसर आएगा -3। तो डिफरेंस कितना है, -3 का। ठीक है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो सबकी वैल्यू। ए की जगह 21, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, डी की वैल्यू पता है -3 है। इस 81 इस 21 को उधर ले चलते हैं, ये हो जाएगा नेगेटिव का 21। ठीक है, और ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। ये -3 है, लेकिन ये मल्टीप्लाई का है, थ्री क्या है, मल्टीप्लाई का। डी जो है वो क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई के रिलेशन में होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 81 और 21, तो ये माइनस माइनस हो जाएगी प्लस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 102। अब देखो इस 3 को वहां पे नीचे ले चलो, -3 को। -3 यहाँ पर क्या रिलेशन में था, मल्टीप्लाई के रिलेशन में था। अब कोई चीज मल्टीप्लाई के रिलेशन में होती है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पे बचेगा आपका n-1, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाएगा, 3 1 जा, सो 3 3 जा, और 3 4 जा, सो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 34। इस 1 को उधर जाके कर देते हैं हम ऐड, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। ठीक है, यानी कि ये जो -81 है वो इसका कौन सा है, 30 और 35th टर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -81 इज 35th टर्म ऑफ एपी। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया इसका। दूसरे पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है, इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जो है वो जीरो है, क्या कोई टर्म जो है वो जीरो है इसकी। मतलब जैसे माइनस में आया है यहाँ पर, देखो 15 आ गया, फिर क्या आएगा, 12 आएगा, 3 कम करेंगे, है ना, फिर 9 आएगा, देखो 12 आएगा, 9 आएगा, फिर 3 कम करोगे 6 आएगा, फिर 3 कम करोगे 3 आएगा, फिर 3 कम करोगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 तो है, लेकिन ये गलत तरीका है ऐसे करके काउंट करना। समझ में आ रहा है, हमें कैसे काउंट करना है, कि भाई जो 0 पूछा गया है कि 0 है कोई टर्म, यानी कि वो कोई टर्म हम मान लेते हैं ए एन। ठीक है, तो 0 क्या हो जाएगी यहाँ पे, ए एन। 0 पूछा है ना कि जो 0 जो है वो कोई एक टर्म हो सकती है इसकी कि नहीं हो सकती है, ये पूछा गया है कि 0 जो है क्या कोई एक टर्म हो सकती है इसकी या नहीं हो सकती है। तो हम 0 को ही मान लेंगे कि ये क्या है, हमारा ए एन है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन, ए प्लस n-1 डी। ए एन कितना है, 0, क्योंकि हमें यही पता करना है कि क्या कोई ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वही सारी चीजें पहले ही लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एन हमें नहीं पता, डी हमें पता है -3। 81 को उधर ले चलते हैं, तो 81 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये 3 को भी उधर ले जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बचेगा क्या आपका, n-1। यहाँ तक चीज क्लियर है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इससे इसको माइनस कर, इसको जो है इससे आप जो भी मिनिमाइज कर देते हैं तो ये आ जाएगा 27 और -27 आएगा ये। अब यहाँ पर देखो n-1 है, इस n को ले चलते हैं उधर, तो ये n हो जाएगा आपका कौन सा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो -26 n की वैल्यू। अभी जो n की वैल्यू -26 आई है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक नंबर जो है वो नेगेटिव हो जाए। नंबर तो नेगेटिव नहीं, मतलब जो nth टर्म है वो तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई आंसर कुछ गलत वैल्यू तो नहीं रखी हमने। ए एन की जगह हमने 0 रखा है। पहली टर्म कितनी थी, पहली टर्म थी 21, हमने क्या लिखा, ये गलत कर दिया। तो इसको हमें क्या लिखना है, बस 21 लिख देते हैं इसको, और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, और ये प्लस का 21 है। यहाँ के बाद में इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से लाइट आ रही है ना, तो इतने हिस्से पर तो लाइट दिखती है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है तो इसलिए ढंग से दिखता नहीं है। कभी कभी का हमेशा नहीं दिखता। मैं ज़्यादातर चीज़ें तो यहाँ से गैस वर्क से उतारता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब ए की वैल्यू कितनी थी, 21 लिख दी। ठीक है, अब देखो ये जो 21 है, हम इसको ले चलते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, -21। ठीक है, यहाँ पे बचेगा n-1 और -3। अब इस -3, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई का है तो उधर जाके डिवाइड का होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं माइनस का, इधर जाके प्लस का कर दो।
माइनस का है लेकिन मल्टीप्लाई में है, पहला रिलेशन क्या है उसका, मल्टीप्लाई का पहला रिलेशन है, ठीक है, हालांकि डी की वैल्यू नेगेटिव है बस। तो -21 और डिवाइडेड बाय -3, यहाँ पे बचेगा n-1। देखो माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल से ये कट जाएगा 7, तो n-1। अब इस 1 को उधर ले चलते हैं, तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। जब भी देखो n की वैल्यू अगर कैसी आ जाए, पॉजिटिव आए एक तो n की वैल्यू, और एक होल नंबर आए, क्या है, एक होल नंबर आए, तब समझ जाओ कि भाई जीरो जो है वो हो सकता है इसका कोई एक टर्म, ठीक है, यानी कि ये जो एपी है वो कहीं ना कहीं पे जाके जीरो पे रुकेगी। एक इसका स्टॉप क्या है, जीरो भी एक इसका एक स्टॉप है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ, जीरो क्या है इसका कोई एक स्टेप है, जब भी होल नंबर आंसर आ जाए, ठीक है। इस बात को देखो, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब यहाँ पे देखो मैं ना आपको इसका एक एग्जांपल भी समझाता हूँ यहीं कहीं। 18, 15 और उसके बाद में क्या आ रहा था, 12, फिर क्या आ रहा था, 9, क्या 10 आ रहा था इस एपी के अंदर, 10 नहीं आ रहा था इस एपी के अंदर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ले, लाइक इज एनी टर्म 10, क्या कोई टर्म है जो 10 हो सकती है कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती भैया, 12 के बाद में 9 आ रहा है, नहीं हो सकती। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि क्या हो सकती है, तो हमें वो हमारा वो क्या है, फिर हमें यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा कि हो सकती है कि नहीं। तो उसको पता करने का तरीका क्या है, यही तरीका है, ठीक है। देखो ए एन, बस हमारी एन की जो वैल्यू है वो होल नंबर नहीं आएगी, एन की जो वैल्यू क्या है होल नंबर नहीं आएगी। देखो कैसे नहीं आएगी, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है, 10 है, हमसे पूछा गया ना 10 है, तो ए एन हो जाएगा हमारा 10। ए की वैल्यू कितनी है, 21, एन हमें निकालना है, डी हमें पता है नेगेटिव फ्री है, 21 को उधर ले जाओ और माइनस का कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये n-1, इस 3 को यहाँ पे ले जाके कर दो डिवाइड का, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट खोल दो, इस साइन से ये साइन कट गया, यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 11/3, ठीक है। इसको 11/3 आ गया, इस 1 को यहाँ पे जाके ऐड कर दो, 3 1 3, 3 और 11 14, 14/3 आंसर आ गया। एन की वैल्यू क्या आ गई, 14/3। आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 3 1 3 4 12 और बचेगा 2, यानी कि पॉइंट लगा के कर देंगे हम 6 6 6 6 6, ये आएगी एन की वैल्यू, नेवर एंडिंग, ठीक है। तो देखो क्या कोई ऐसे में कोई एन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भाई पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, यही तो होता है, पहली दूसरी एक के बाद में दूसरा आता है। पोजीशन का मतलब क्या भाई, कोई पहली पोजीशन पर है, कोई दूसरी पर है, कोई तीसरी पर है, कोई फोर्थ पर है, ऐसी तो पोजीशन होती है क्या, कोई पोजीशन ऐसी हो सकती है कोई 4.6 पोजीशन पर है, ऐसा हो सकती है कि भाई मैं ये पहले नंबर पे खड़ा है, ये बंदा दूसरे पे खड़ा है, ये तीसरे पे खड़ा है, ये साढ़े तीसरे, ये 4 पे खड़ा है, ये 4.5 पे खड़ा है, ऐसा कभी हो सकता है 4 एन आप पे खड़ा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसे में एन की जो वैल्यू है वो कभी भी एक इरेशनल या रैशनल नंबर नहीं हो सकती है, समझ में आ रहा है, एक होल नंबर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो एन की वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती, वो और नेगेटिव भी नहीं हो सकती, एक होल नंबर हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे इसका, इस वाले का आंसर क्या लिखेंगे, यस यस एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हैंस जीरो इज इट्स टर्म। क्योंकि n जो है वो हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो जो है वो इस एपी का एक टर्म होगा। समझ में आया, और जो नहीं हो सकता है उसका आंसर क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल था ये वाला, एग्जांपल नंबर 4। देखो स्टूडेंट, फिफ्थ एग्जांपल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। मतलब जो इसका थर्ड टर्म है यानी कि A3 जो है वो कितना है, 5 है, और सेवंथ टर्म यानी कि A7 जो है वो कितना है, 9 है। तो हमें बस ये दो चीजें गिवन और हमें क्या निकालना है, इसकी एपी निकालिए, कि पूरी पूरी एपी फाइंड करो, मतलब एपी के कुछ टर्म्स निकाल दो क्या होंगे। अब ध्यान से देखो, A3 AN A प्लस n-1D, ठीक है, यानी कि A3 यानी कि तीसरा जो टर्म है भैया, तीसरा जो टर्म है वो क्या है, 5 है, यानी कि AN हो गया हमारा 5। ध्यान से समझना, AN क्या हो गया हमारा 5, A हमें नहीं पता, N हमें पता है, N कितना है 3 -1, D भी नहीं पता हमें। तो 5 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 में से बन जाएंगे 2, और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी D से, तो ये हो जाएगा 2D। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन बना लो, A7 कितना है, 9, यानी कि AN A प्लस n-1D, ए एन कितना हो जाएगा यहाँ से 9, A7 की वैल्यू कितनी है, 9, यानी कि जो सातवीं टर्म है वो क्या है, 9 है, ठीक है। तो 9 लिख दिया यहाँ पे, A हमें नहीं पता, N हमें पता है ये 7 है,
7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6 और ये हो जाएगा कितना 6D। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर दो। तो सबसे पहले तो सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं 9 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d, और इसमें से माइनस कर देते हैं हम किसको, फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, तो देखो माइनस करने के ना दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ये वाला तरीका। अब देखो सेकंड वाली तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इस वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको लिखा नीचे। अब कर देंगे माइनस, सबके साइन चेंज कर देंगे, इनके साइन जो है वो चेंज कर देंगे। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये होता है, यहाँ पर देखो कि भाई पहले हमने ये लिख ली 9 इक्वल a प्लस 6d। तो इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को माइनस कर रहे हैं, तो सेकंड वाली लिख ली पहले ऐसे करके, और फर्स्ट वाली कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट वाली का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड, वो सेकंड वाली के लेफ्ट हैंड साइड के साथ में आ जाएगी, यानी कि इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड से माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस हो जाएगा। दूसरा इसका राइट साइड जो है वो इसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो माइनस a माइनस 2d, समझ में आ रहा है। तो देखो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 9 माइनस 5, अभी a प्लस 6d, यहाँ ब्रैकेट खुलेंगे तो a हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का था 2d, तो ये भी हो जाएगा माइनस का। ये 2d जो है वो प्लस का था, वहाँ पे गलती से माइनस का लिख दिया। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर 5 भी माइनस का हो गया, क्या a भी माइनस का हो गया, क्या 2d भी माइनस का हो गया, क्या यहाँ पर भी वही हुआ है, a माइनस का हो गया, 2d माइनस का हो गया और 5 माइनस का हो गया। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस करा गया है। ठीक है, तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर। तो आप ये भी तरीका चूज कर सकते हो और ये भी। देखो इससे भी आंसर आ जाएगा, 9 में से 5 जाएंगे बचेगा 4, a में से ये जाएगा बचेगा 0, 6d में से 2d जाएगा तो बचेगा 4d, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 4 को उधर ले जाओगे तो डिवाइड का हो जाएगा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। ठीक है, यहाँ से भी d की वैल्यू फिर 1 ही आएगी। देखो 9 में से 5 जाएंगे बचेगा 4, a और a कट गया, 6 में से 2d जाएंगे बचेगा 4d, इस 4 से 4 कट जाएगा, तो d की वैल्यू यहाँ से भी 1 ही आने वाली है। भाई 4 से 4 कट जाएगा ना, 4 तो जाके हो जाएगा डिवाइड का, तो इसलिए ये कट जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से भी 1। अब देखो ये दोनों तरीके हैं, ये कोई भी एक आपको अपनाना है। ठीक है, अब जब डी की वैल्यू आ गई तो डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, आइदर यू कैन पुट इट इन द सेकंड और फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो हम लिख सकते, चलो फर्स्ट में कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 2, और डी की जगह लिख देते हैं हम 1, तो ये हो जाएगा 2, a प्लस 2, 2 को उधर ले चलते हैं, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जब आपके पास में a भी आ गया, यानी कि पहली टर्म आ गई, और डिफरेंस भी आ गया, तो क्या आप AP लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। तो AP क्या हो जाएगी, पहला टर्म 3 और सेकंड 3d, डिफरेंस कितना है 1 का है, तो यानी कि 4, फिर 5, ठीक है, फिर 6 और डैश 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 डैश, बस। ठीक है, समझ में आ रही बात को, डिफरेंस एक का है तो AP जो होगी वो ये होगी। ठीक है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल था, इसके अंदर काफी अलग हटके चीजें पूछी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। सारी एग्जाम्पल ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी की कैलकुलेशन को और कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, देखो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 6 को समझो। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17 और 23। मतलब पूछा गया है कि भाई ये AP जब आगे और जाएगी तो क्या यहाँ पर 301 पे ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। वही तरीका मैंने आपको बताया है, अगर n की वैल्यू यहाँ पर, अगर n की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं an हो जाएगा हमारा 301। a कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है 5 और डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 माइनस 5, यानी कि 6। ठीक है, बस n निकालना है हमें, n निकालना है यहाँ पे। अगर इस n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो निकालते हैं फॉर्मूले में रख के। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा a प्लस n माइनस 1d। an है 301, a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, d की वैल्यू पता है 6। सबसे पहले 5 को इधर ले चलते हैं, माइनस का कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 और 6। 301 में से अगर 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 296। ठीक है, इस 6 को नीचे करके डिवाइड में ले चलते हैं, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24 और 5 बचेगा, तो 24 और 5 बचेगा यानी कि 56। तो फिर तो आंसर बनेगा नहीं, इसका पॉइंट का आंसर आ जाएगा।
हाँ, तो फिर भी हम डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें पॉइंट आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 4 24, 5 बचेगा, 6 9 जा और 49 और 6 9 जा बचेगा 2, हाँ 6 2 बचेगा, तो 6 3 जा, देन तो ये आंसर आएगा यहाँ से। तो 49.33 इज इक्वल्स टू n माइनस वन यहाँ पे बचता है। अब इस वन को आप वहां पे लेके जाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50.33। क्या n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आई है? नहीं आई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर hence 301 is not a term of this AP। ठीक है, समझ में आया? n की वैल्यू एक जो है वो एक रैशनल नंबर में आई है, यानी कि डेसिमल के अंदर, तो ये कोई एक टर्म नहीं हो सकता। 301। सेकंड सेवंथ एग्जांपल देखो, ये भी अच्छा एग्जांपल है। कितने नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, केवल 2 डिजिट वाले? तो सबसे पहला नंबर जो 2 से डिवाइड, जो 3 से डिवाइड होता है वो क्या होता है? देखो 3 4 12, और 2 डिजिट वाले और कितने नंबर हो सकते हैं? 15 होगा, 18 होगा, ऐसे करते 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 लास्ट जो डिजिट होगा वो 99 होगा, जो कि 2 डिजिट का भी है और 3 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी एपी होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें क्या निकालना है कि ये कितने टर्म्स है, यानी कि हम लास्ट वाला टर्म्स ही फाइंड कर लेते हैं, बस पता लग जाएगा कितने टर्म्स है ये, ठीक है। अब देखो वही ए की वैल्यू हो जाएगी 12, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 माइनस 12, यानी कि 3, ठीक है। डिफरेंस तो 3 का ही रहेगा क्योंकि 3 की टेबल चल रही है यहाँ पे। और ए एन कितना हो जाएगा हमारा 99, यानी कि लास्ट टर्म हो जाएगा 99। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं और एन की वैल्यू निकालते हैं बस, ठीक है। तो फॉर्मूला आएगा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है 99, ए की वैल्यू है कितनी 12, पहला नंबर 12 है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। 12 को उस तरफ ले चलते हैं, माइनस का कर देते हैं, यहाँ पे बचेगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 99 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 87, एन माइनस 1, इस 3 को कर देते हैं यहाँ पे डिवाइड, तो 8 और 5 15, 8 से 7 तो ये हो जाएगा 15, तो इससे डिवाइड हो सकता है, यानी कि 3 2 सा और 3 9 सा 27। तो यहाँ तक वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एन माइनस 1 की वैल्यू आती है 29। तो 1 को इधर ले आते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी कितनी 30, यानी कि टोटल 30 डिजिट्स ऐसे हैं। 99 तक क्या आ गई, 99 क्या है 30वां टर्म है इस एपी का। इसका मतलब क्या है कि 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर कितने हैं 30। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 number of 2 digits can be divided by 3, ठीक है। तो ये भी अच्छा एग्जांपल था। इस तरीके से भी देखो प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की लैंग्वेज में भी। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 8 समझते हैं, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ये हमारे पास में एक एपी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको 10 7 4 माइनस 62। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है 11th, लेकिन वो यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से 11th होना चाहिए, यहाँ से इस डायरेक्शन में 11th टर्म कौन सा होगा। समझ में आ रही बात? यहाँ से पूछा गया है। तो देखो करने के दो तरीके हैं, करने के दो तरीके हैं। एक तो जैसा बुक के अंदर दिया गया है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ बुक के अंदर क्या दिया गया है कि भाई आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर टोटल टर्म कितने हैं, यानी कि n निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए हैगा 10 और डी हो जाएगा 7 माइनस 10, यानी कि -3। ए एन है -62, तो आप ए एन निकाल लो, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो कितने टर्म्स हैंगे यहाँ पर। तो ए एन हैगा -62, ए की वैल्यू है 10, एन माइनस 1 पता नहीं, और ये आएगा -3। 10 को उधर ले जाके नेगेटिव का कर दो, वो हो जाएगा 72, ठीक है। एन माइनस 1 डिवाइडेड, ये माइनस का 3 है मल्टीप्लाई में, जो कि ये 3 हो जाएगा इधर जाके डिवाइड का, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 1 जा और 3 24 जा। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, 1 इधर जाके हो जाएगा ऐड, यानी कि इस पूरी एपी के अंदर कितने नंबर हैं 25 नंबर हैं। हमें कौन सा नंबर निकालना है 11th टर्म निकालना है, लेकिन यहाँ से होना चाहिए वो 11th, अगर कोई यहाँ से काउंट करे उसको तब होना चाहिए वो 11th।
तो यानी कि टोटल कितने नंबर हो गए 25। अब देखो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे है ना आपको लिख कर दिखाता हूँ 1, या मैंने आपको 25 नंबर लिख के दिखाता हूँ। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। कितने टर्म्स है टोटल? 25 टर्म है, 25 टर्म है। यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो आप, हमें कौन सा टर्म निकालना है? ये रहा, देखो ये तो -62 है 25वां टर्म। कितना है? -62। हाँ, 25वां टर्म कितना? -62। हमें यहाँ से निकालना है 11वां टर्म, तो यहाँ से 11 टर्म काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यानी कि 11th टर्म कौन सी होगी? यहाँ से 11th टर्म कौन सी होगी? 15th, है ना? 15th तो होगी, एक बार और काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि यहाँ से 15th, यहाँ से जो है 11th टर्म कौन सी होगी? ये वाली होगी 11th टर्म, ये वाली होगी 11th टर्म, यहाँ से इस डायरेक्शन से। ठीक है, और इस डायरेक्शन से कौन सी होगी ये बताओ? इस डायरेक्शन से कौन सी होगी? इस डायरेक्शन से तो भैया 15वीं होगी ना, 15वां 15th। इस डायरेक्शन से तो 15th होगी, है ना? तो पहले ऐसे में क्या करते हैं, हम पूरी टर्म्स निकाल लेते हैं कितनी है, फिर ये पता कर लेते हैं कि इसी डायरेक्शन से वो कौन सी होगी। ठीक है, कि इस वाली डायरेक्शन से, लेफ्ट हैंड वाली डायरेक्शन से ही वो कौन सी टर्म होगी। तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन से कौन सी टर्म होगी? 15th। अब देखो 15th, भाई यहाँ तो केवल 25 टर्म थी, तो मैंने 25 लिख दिया आपके लिए। फिर उसके बाद में मैंने ऐसे करके काउंट कर लिया। 25 के अलावा अगर 25 की जगह 100 हो तब कैसे काउंट करोगे? 200 हो, 1000 हो, तो उसको करने का तरीका है। वो तरीका क्या है? देखो यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है? 25। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 25 में से माइनस करेंगे 11 को। ठीक है, 25 में से माइनस करेंगे 11 को, और उसके अंदर फिर 1 को ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 15। ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो टर्म्स है वो यहाँ से कौन सी होगी? 15वीं टर्म्स होगी, तो यहाँ से आप 15वीं टर्म्स निकाल दो। ठीक है, तो अब आगे का स्टेप क्या है? यहाँ से हम 15वीं टर्म्स निकालते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? 15वां टर्म्स। एन की वैल्यू क्या है? 15। कि भाई 15वीं टर्म्स आप निकालो, 15वीं टर्म्स की वैल्यू निकाल दो, दैट्स इट। जो 15वीं टर्म्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे वो वहां से 11वीं ही कहलाएगी, एक ही बात है। ठीक है, तो 15वीं टर्म्स को निकाल दो। वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें नहीं पता 15वीं टर्म कौन सी है। ए की वैल्यू कितनी थी? 10। एन की वैल्यू कितनी थी? 15। 15 माइनस 1, डी की वैल्यू थी -3। सो 10 प्लस 15 में से बन जाएंगे 14, 14 3 था 42, और 42 हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। सो ए एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? -32। कितनी आ जाएगी? -32। अब तो यहाँ पे लिख दो बस। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? -32 इज दी, देखो 15वीं टर्म क्या आ गई यहाँ पे हमारी? -32। तो वो यहाँ से 15वीं है, तो यहाँ से कौन सी होगी? 11वीं होगी, है ना? 11th होगी, तो यहाँ पे लिख दो -32 इज दी 11th टर्म फ्रॉम कहाँ था ये रहा? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से ये कौन सी होगी? 11th टर्म होगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है हमारे पास में निकालने का। एक तरीका और है जो कि बुक में नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ वो तरीका क्या है। आप ध्यान से समझो, ये हमारे पास में एपी थी। आप 62 को मानो पहला टर्म, 62 है हमारा पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या होगा? डिफरेंस क्या है इनका? -3। 3 माइनस हो रहा है ना, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? +3। यानी कि इसके अंदर अगर मैं 3 को प्लस करूंगा, इसके अंदर अगर मैं +3 को प्लस करूंगा, तो आंसर कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस होती है, यानी कि 59 नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव क्या आएगा? 59। बस बस आपको ये दो ही टर्म की जरूरत है। फर्स्ट टर्म मिल गया, डिफरेंस मिल गया, खत्म कहानी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यानी कि आप ये भी मत लिखो, आप पहली टर्म मान लो 62, तो भाई यहाँ पे हमने लिख दिया ए आ गया हमारा -62। डी कितना आएगा? भाई सिंपल कंडीशन के अंदर डी कितना था? सिंपल कंडीशन के अंदर डी -3 था। तो अगर हम उल्टा जाएंगे तो डी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। भाई यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई एक एपी है, 2 5 8, 3 3 बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं 8 5 2, तो यहाँ पे +3 हो रहा है। तो अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो -3 होगा, उल्टा हो जाएगा ना साइन। तो डी क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, दैट्स इट। हमें क्या निकालना है? 11वीं टर्म। यहाँ से हमें 11वीं टर्म ही तो निकालनी है, तो यहाँ से सीधे 11वीं टर्म निकालो। देखो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें निकालनी है 11वीं टर्म। ए की वैल्यू क्या है? -62। एन की वैल्यू है 11 -1, डी की वैल्यू है 3।
तो ए एन इज इक्वल्स टू -62 प्लस 11 से बन जाएगा, बचेगा 10, 10 3 30, 62 में से 30 जाएंगे तो बचेगा -32, -32 आ गया यहाँ से सीधा। ठीक है, बस इतने से में आंसर आपका आ सकता है, ये सारे झोलबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो फिर लेंथी है तो उसको मत सीखो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बहुत होती है, इनसे भी शॉर्ट ट्रिक होती है क्वेश्चन को करने की, लेकिन ये वो तरीके हैं जिनसे आपका जो माइंड है वो पॉलिश किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जब तक लेंथी तरीके नहीं पता लगेंगे तब तक उनकी शॉर्ट भी नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, खुद से ही निकालने लग जाओगे आप खुद शॉर्ट। ठीक है, जब आपको कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 8। 2 एग्जाम्पल और बचे हैं बस, वो भी अच्छे एग्जाम्पल है, उनको और कर लेते हैं बस। देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 9 समझते हैं, ये भी ठीक है, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इजी है, लेकिन बोला गया है एक 1,000 रुपए की वैल्यू को इन्वेस्ट करा जाता है 8% रेट के ऊपर। ठीक है, पर एनम, और जो कि इंटरेस्ट है हमारा वो कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो पूछा गया है कि 30 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स कितना इंटरेस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा, 30 साल के बाद में कितना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, बोला क्या क्या गया है हमें कि भाई, अब देखो पहले इसके अंदर ही पूछेगा क्या ये एक एपी फॉर्म होगी इंटरेस्ट की, अगर होगी तो 30 साल के बाद में क्या इंटरेस्ट होने वाला है वो फाइंड करना है। तो देखो जैसे भाई फर्स्ट ईयर कौन सी कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, आपको पता है 1000 का 8% क्या होता है, 8 और 0 यानी कि 80। ठीक है, तो सेकंड ईयर क्या हो जाएगी, 160 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर 240 हो जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और कौन सा ईयर हो जाएगा फिर, ये 30th ईयर हो जाएगा। तो पूछा गया 30th ईयर के अंदर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, हमसे ये पूछा गया। तो एपी तो इस तरह की बन जाएगी इसकी, है ना, जिसमें पहला टर्म हो जाएगा 80, दूसरा टर्म 160। बस ये निकालना है भाई, 30वां टर्म क्या होगा, 30 साल के बाद में, 30 साल के अंदर कौन सा टर्म हो जाएगा, 30वां, 30th। ठीक है, तो ये तो निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर निकालो, देखो ए की वैल्यू है 80, डी कितना हो जाएगा 160, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो डी की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 80। ठीक है, एन कितना है 30। ठीक है, 30 साल की तो निकालना है, समझ में आ रहा है। अब देखो ए एन निकालना है, इसका मतलब फॉर्मूले के अंदर गिवन 3 चीजें हमें पता है, ए एन की वैल्यू निकाल दो, वही ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी है 80, एन की वैल्यू कितनी है 80, नहीं एन की वैल्यू तो हमें 30 है, 30 माइनस 1, डी की वैल्यू है अगेन 80, ये हैगा 80 प्लस 30 माइनस 1 29, 1 0 8 9 जा 56 और 8 2 जा 16। ठीक है, अब इसको दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 एंड 0 8 और ये 14 1 का हो जाएगा 2, तो ए एन कितना आ जाएगा, इतना 2240, 2240। ठीक है, तो 30 साल के बाद में जो क्रेडिट होगा ऐसा ही, वो कितना होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर 30 ईयर द इंटरेस्ट विल बी ₹2240। दैट्स इट। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 9 था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इससे पहले जो एग्जांपल हुए हैं वो थोड़े अच्छे थे, ये भी अच्छा है लेकिन इजी है ये उनसे। ठीक है, तो देखो इसमें लास्ट एग्जांपल है वो समझते हैं, एग्जांपल नंबर 10 है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको भी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। कोई एक फ्लावर बेड है, वहां पर कुछ रोज बनी हुई है। ठीक है, जैसे मान लो कोई फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, ऐसे करके। ठीक है, कुछ रोज बनी हुई है। तो जैसे फर्स्ट रो के अंदर 23 फ्लावर है। ठीक है, रोज प्लांट है, सॉरी फ्लावर नहीं है, रोज प्लांट है 23। सेकंड रो के अंदर है 21 रोज प्लांट, और थर्ड वाली के अंदर है 19। ठीक है, ऐसे बताया गया है, एंड सो ऑन। और आगे भी जो है ये रोज ऐसे करके चलती जा रही है, रोज, ये सारी रोज है। ठीक है, ये चलती जा रही है, और फ्लावर भी उनके अंदर, हर एक रोज के अंदर जो फ्लावर प्लांट है वो भी ऐसे ही चलते जा रहे हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है देयर आर 5 रोज प्लांट इन लास्ट रो। कोई एक लास्ट रो है। ठीक है, ये हमें नहीं पता ये कौन सी रो है, लेट्स सपोज आर है। यहाँ पर जो प्लांट है वो कितने हैं, 5 है। ठीक है, कितने प्लांट है, 5। तो हमें बताना है इस पूरे फ्लावर बेड के अंदर, ये जो फ्लावर बेड है इसके अंदर टोटल रोज कितनी है, टोटल रोज कितनी है। यानी कि देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये पहली रो के अंदर कितने प्लांट्स है 23, सेकंड के अंदर 21 है, फिर थर्ड के अंदर 19 है। देखो जो यहाँ पर क्या हो रहा है डिफरेंस, दो दो जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, दो दो कम होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बना रही है, एक एपी बना रही है ये, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। और यहाँ पर हम बोल देंगे, लिख देते हैं इट इज फॉर्मिंग एन एपी।
और अगर ये एक एपी बना रही है तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि ए 23 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो लाइन है, जो रोज है, सबसे पहले वाली कतार के अंदर कितने रोज प्लांट है, 23। ठीक है, तो वहीं से हमारी एपी शुरू हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 21 माइनस 23, यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर, 5 है। सो ए एन कितना हो जाएगा, 5। हमें यही पता करना है, ये जो 5 है, ये जो 5 है, इसका सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, ये कौन से नंबर पर है। जैसे ये थर्ड नंबर पर है 19, ये सेकंड पर है, तो ये कौन से नंबर पर है, हमें ये पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इसका एन, इसका nth टर्म क्या है। तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है 5, ए की वैल्यू है 23, प्लस एन की वैल्यू है हमारी नहीं पता, हमें एन की वैल्यू, डी की वैल्यू पता है, -2 है। सबसे पहले 23 को वहां पे ले जाके नेगेटिव का कर दो, ये यहाँ पे बचेगा फिर n-1 मल्टीप्लाई बाय -2। ये -2 जो है वो मल्टीप्लाई का है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ऐसे करके, मल्टीप्लाई -2। ठीक है, मल्टीप्लाई -2। ठीक है, आप देखो 23 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 18 और वो बचेगा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे बचेगा n-1 मल्टीप्लाई बाय -2। इस 2 को वही 2 मल्टीप्लाई का इधर ले जाके क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड का हो जाएगा, तो 2 को कर देते हैं हम डिवाइड। यहाँ पे बचेगा n-1, 2 जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। सो n-1 कितना आ गया, 9। यहाँ से ब्रैकेट हटा ही देते हैं। अब इस 1 को उस तरफ ले चलते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10। इसका मतलब क्या है, इस ये जो हमारा लास्ट टर्म है, ये जो हमारा लास्ट टर्म है 5, ये कौन से नंबर पर है, कौन सी पोजीशन पर है, 10th पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, यही पूछा गया था, हाउ मेनी रोज आर देयर। जब ये 10वीं पोजीशन पर है और उसने बोला गया है कि ये क्या है, लास्ट टर्म है, तो इसका मतलब क्या है, ये 10वीं पोजीशन पर भी है, तो इसका मतलब क्या है, इस फ्लावर बेड के अंदर टोटल कितनी रोज हुई, 10 रोज हुई। यहाँ पे आंसर लिख देंगे, देयर आर 10 रोज इन दी फ्लावर बेड। समझ में आया। तो ये भी ठीक ठाक था, इजी था, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, इससे पहले कुछ एग्जांपल्स थे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जरूर थे, लेकिन ये 9th और 10th एग्जांपल तो काफी इजी था। अब देखो सारे एग्जांपल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी तरीके के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में पूछे गए हैं वो एग्जांपल के अंदर गिवन थे रिवीजन के लिए। ये आपकी रिवीजन है। ठीक है, एग्जाम्पल आपने समझ लिए हैं, एक एक बार एग्जाम्पल को परफॉर्म करो और फिर खुद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चंस के अंदर रहेंगे डाउट डेफिनेटली, तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आपका माइंड इतना ज्यादा चल जाए इंट्रोडक्शन से ही कि आप खुद ही सारे के सारे क्वेश्चन कर लो। फिर भी रह जाते हैं 10 to 20% क्वेश्चन नहीं हो पाते, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज होती है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट वही होता है। देखो कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, बस लैंग्वेज, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये सब डिफरेंट हो जाते हैं बस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5.2 का सोल्यूशन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके सोल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।